हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी, और आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? बेसिकली इट मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। मीन्स एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। एनवायरनमेंट धीरे धीरे खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट धीरे धीरे पोल्यूट हो रहा है ड्यू टू, किस वजह से? रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कि एनवायरनमेंट में कुछ रेडियो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिविटी? इट मीन्स इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ठीक है, मीन्स जो अल्फा पार्टिकल्स का, बीटा पार्टिकल्स का और गामा रेज का रिलीज है, इनके रिलीज होने की वजह से या इनके इमिशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल रेडिएशंस फैल रही हैं, और उन हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। तो दिस डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नाउ रेडियो एक्टिविटी को आप किस में मेजर करते हो, किन यूनिट्स में मेजर करते हो? रोइनगन में। टी इज साइलेंट, रोइनगन। ठीक है, और इसको किस फॉर्म में लिखते हो आप? आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? रोइनगन। ओके, अब इसमें रेडिएशंस की टाइप है। किस टाइप की कितने टाइप की रेडिएशंस होती हैं? दो टाइप की रेडिएशंस हैं, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। सबसे पहला हम पढ़ेंगे नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कौन कौन आएंगे? यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग मीन्स जिनमें आयन्स वगैरह नहीं होते हैं, जिनमें आयनिक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया? यूवी रेज और IR रेज मीन्स इंफ्रारेड रेज। अब यूवी रेज क्या करती है? यूवी रेज कॉज करेंगी स्किन बर्निंग। ठीक है, स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगा। और इंफ्रारेड रेज क्या करता है? इंफ्रारेड रेज हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसमें हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इन रेज को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। नंबर सेकेंड इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक्स रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, अब इन रेडिएशंस की वजह से क्या होता है? जेनेटिक इंजरी। मीन्स हमारे जीन्स में कोई इंजरी आ सकती है। इंजरी मीन्स या तो वो डिलीट हो सकता है, ठीक है, या तो वो मिसप्लेस हो सकता है। ठीक है, हमारे अंदर जेनेटिक इंजरी हो सकती है, या तो क्या हो जाएगी? म्यूटेशन। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? चेंज, सडन चेंज। ठीक है, हमारे जीन मेकअप में या हमारे क्रोमोसोम्स में सडन म्यूटेशन हो जाए या सडन चेंज हो जाए, और ये आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करती हैं? दे कॉज जेनेटिक इंजरी। अब आयनाइजिंग रेडिएशंस तीन फर्दर टाइप्स की हैं। नंबर फर्स्ट इज अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, जो कि कौन इमिट करता है? कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जैसे कि यूरेनियम 238। वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम 238 जो है उसमें से कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं? किन पार्टिकल्स का इमिशन होता है? अल्फा पार्टिकल्स का। ये अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस में ही ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। और इनमें एक बात है कि ये ऑर्गेनिज्म को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट पेनिट्रेट दी ऑर्गेनिज्म एंड दे कॉज आयनाइजेशन। इनकी वजह से क्या होती है? आयनाइजेशन होती है। मीन्स अगर ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं तो हमारी एयर में क्या बनने शुरू हो जाएंगे? आयन्स। ठीक है, हमारे एयर में आपको पता है बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इन गैसेस की क्या बनने शुरू हो जाएंगे? आयन्स। ठीक है, इसलिए इन टाइप की रेडिएशंस को आप किस में इंक्लूड करें? आयनाइजिंग रेडिएशंस। मीन्स जो क्या प्रोड्यूस करें? आयन्स प्रोड्यूस करें, या जिनमें आयन्स हों। ठीक है, नंबर सेकेंड इज बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ही रिलीज करते हैं। अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं इसलिए इनको डिस्टेंस ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा, ये बॉडी टिश्यूज़ को ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए इनको काफ़ी मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये भी क्या कॉज करते हैं? आयनाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा गामा पार्टिकल्स।
सो व्हाट आर गामा पार्टिकल्स? दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ रेज। ये भी शॉर्ट वेवलेंथ रेज होती हैं, इनको भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट करते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी बॉडी टिश्यूज को ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, एंड दे ऑल्सो कॉज आयनाइजेशन। ठीक है, अब आपके इसमें कुछ अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं, जैसे बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड मैनमेड रेडिएशंस। व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस? दीज आर बेसिकली फाउंड इन बायोस्फीयर एंड नेचुरली। ये आपको बायोस्फीयर में नेचुरली मिलती हैं। क्यों? कॉस्मिक रेज की वजह से, और अर्थ के क्रस्ट में जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं उनकी वजह से। अर्थ के क्रस्ट से जो ये रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं, जिसकी वजह से बायोस्फीयर में क्या आपको मिलती है? बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, अब जो मैक्सिमम बैकग्राउंड रेडिएशंस पूरे इंडिया में कहाँ आपको दिखेंगी? केरला में, क्योंकि केरला में 75% थोरियम का डिपॉजिट है, और इस थोरियम के डिपॉजिट्स की वजह से जो बायोस्फीयर है उसमें बैकग्राउंड रेडिएशन ज़्यादा इमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन मेड रेडिएशंस। अब ये मैन मेड रेडिएशंस क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो माइनिंग हो रही है, और जो भी लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम, इन सब चीज़ों की रिफाइनिंग होती है, इनमें से भी रेडिएशंस इमिट होती हैं। अब जो न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन्स हैं, जैसे एटम बॉम्ब वगैरह, इनका जो एक्सप्लोजन होता है जब ये फटते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस इमिट होती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से भी काफ़ी हार्मफुल रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो ये माइनिंग, रिफाइनिंग, ये सब चीज़ें क्या है? मैन मेड रेडिएशंस। ठीक है, लास्ट इज योर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक है शॉर्ट रेंज इफेक्ट, एक है लॉन्ग रेंज इफेक्ट या डिलेड इफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट रेंज इफेक्ट में क्या क्या आएगा? जैसे लॉस ऑफ नेल्स एंड हेयर, ब्लड के सेल में थोड़ा सा चेंज आएगा, लाइक ब्लड सेल्स के जो प्रोपोर्शन है, फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मा 30% है तो इट कैन बिकम 25%, तो ब्लड सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज आ सकता है। या जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी का काउंट अगर समथिंग मिलियन है तो वो कुछ घट सकता है, तो ब्लड सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज आ सकता है, मेटाबॉलिज्म में चेंज आ सकता है, और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है। लॉन्ग रेंज इफेक्ट में क्या क्या आ सकता है? ट्यूमर, कैंसर, म्यूटेशंस, या लाइफ स्पैन जो है हमारा शॉर्ट हो सकता है, और जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ मीन्स हमारे जो जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं उनमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, या तो एडिशन हो जाएंगी, या डिलीट हो जाएगा कोई जीन या क्रोमोसोम, या डबल सेट ऐड हो जाता है क्रोमोसोम्स का, तो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। ओके क्लास, सो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। सो व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन मीन्स ऑल्टरेशन इन सॉइल, मीन्स सॉइल में कुछ ना कुछ चेंज आ जाना। ठीक है, ऑल्टरेशन मीन्स सम चेंज। ओके, सो ऑल्टरेशन इन सॉइल कॉज्ड बाय, किसकी वजह से? वो ऑल्टरेशन किसकी वजह से हो रहा है? कुछ सबस्टांसेस या कुछ फैक्टर्स रिमूव हो रहे हैं सॉइल से, या कुछ ऐसे सबस्टांसेस और फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मीन्स जैसे फर्टिलिटी, क्वालिटी, टेक्सचर, ठीक है, या पीएच सॉइल का। तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है कुछ सबस्टांसेस या फैक्टर्स के ऐड या रिमूव होने की वजह से, अल्टीमेटली जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ प्लांट्स भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं, एंड ग्राउंड वाटर की भी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ग्राउंड वाटर कहाँ स्टोर होता है? सॉइल में। ठीक है, so this is soil pollution, alteration in soil caused by removal or addition of substances and factors which decreases its productivity, quality of plants and groundwater. ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक है नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, एक है डायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन और इनडायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन और पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन मीन्स जिसमें सॉइल की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है या डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इरोजन, या तो सॉइल की एक लेयर पूरी हट रही है, या सॉइल का ओवर यूज हो रहा है। ठीक है, या तो सॉइल का इरोजन हो गया, लाइक सॉइल की जो स्टार्टिंग की अच्छी लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है, वो पूरी रिमूव हो गई, दैट इज सॉइल इरोजन, या तो उस सॉइल का ओवर यूज हो रहा है। तो अगर ये दोनों कॉज हैं तो इट विल बी नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल का रिडक्शन हो रहा है
ड्यू टू एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सबस्टांसेस। ऐसे सबस्टांस ऐड हो रहे हैं जो अनडिजायरेबल है, जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसे सबस्टांस ऐड हो रहे हैं और सॉइल की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है तो वो कौन से सॉइल पोल्यूशन आ जाएगा? पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन एंड इनडायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन। सो डायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन क्या है? अगर पोल्यूटेंट्स, जो सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं या नॉर्मली जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, अगर वो सॉइल से डायरेक्टली पास हो रहे हैं या सॉइल तक वो डायरेक्टली पहुंच रहे हैं तो वो कौन सी सॉइल पोल्यूशन हो जाएगी? डायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन। अगर तो पोल्यूटेंट्स सॉइल तक पहुंच रहे हैं लेकिन किसी दूसरे सोर्स के ज़रिए किसी और तरीके से सॉइल के पास पहुंच रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन। जैसे डायरेक्ट में आ जाएगा फर्टिलाइजर्स आप डायरेक्ट सॉइल में डालते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डायरेक्ट सॉइल में पहुंचता है। इनडायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन में जैसे एसिड रेन है, वो पानी के थ्रू आएगी, ठीक है, रेनफॉल के थ्रू आएगी, तो इनडायरेक्ट वे के थ्रू आ रही है। इसलिए जो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली सॉइल तक पहुंच गए वो डायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन कॉज करेंगे। जो पोल्यूटेंट्स सॉइल के पास किसी दूसरे सोर्स के थ्रू पहुंचे वो इनडायरेक्ट सॉइल पोल्यूशन कॉज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, लैंड और सॉइल पोल्यूटेंट्स। तो मेन सोर्सेज ऑफ लैंड और सॉइल पोल्यूशन वो कौन कौन से हैं? पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स, माइनिंग वेस्ट, रेडियो न्यूक्लियाइड्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, तो हमारा फर्स्ट सोर्स है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आप किस लिए यूज़ करते हो? टू किल पेस्ट। ठीक है, जैसे कौन से? रैट, स्नेल, इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, कलेक्टिवली पेस्टिसाइड्स को क्या कहा जाता है? बायोसाइड्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये लाइफ को किल कर देते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड साइड मीन्स किलिंग। तो पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल है जो लाइफ किलिंग होते हैं। तो अगर यही पेस्टिसाइड्स सॉइल में मिक्स हो जाएं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? म्यूटेशन, कैंसर, कोजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स। कोजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स का मतलब है ऐसे डिफेक्ट्स जो बाई बर्थ होते हैं और जो आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, जो एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एंड ये डिफेक्ट जो होता है वो बाई बर्थ होता है। ठीक है, दूसरा डिक्लाइन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डिक्लाइन आ सकता है अगर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा सॉइल में मिक्स हो जाए, तो अगर हमारी बॉडी में इनका एक्यूमुलेशन हो जाए तो डिक्लाइन ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, चाहे वो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन हो, एनिमल्स की हो, ह्यूमन बींग्स की हो, किसी की भी हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। तो पेस्टिसाइड से बायोमैग्निफिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन दी फूड चेन। मीन्स फूड चेन में हार्मफुल केमिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। देखिए कैसे, अब प्लांट है, हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो प्लांट पे हम पेस्टिसाइड डालते हैं, इस प्लांट को कोई हर्बीवोर खाएगा तो ये केमिकल इसमें भी एक्यूमुलेट होगा। इस हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाएगा तो ये केमिकल इसने भी एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें भी एक्यूमुलेट हो जाएगा ये केमिकल। कार्निवोर को कोई टॉप कार्निवोर खाएगा तो इसका जो केमिकल होगा वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फूड चेन में क्या हो रहा है? हार्मफुल केमिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है और वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है। तो यही जो एक्यूमुलेशन है, ये ट्रांसफ़र ऑफ हार्मफुल केमिकल्स है इन दी फूड चेन, इसी को आप बोलते हो बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जितनी लंबी फूड चेन होगी उतनी ही ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स। तो जैसे इंडस्ट्रीज से कुछ हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, जैसे निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, जिंक। तो अगर ये सॉइल में मिक्स हो जाए तो ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं या ये सॉइल को डिट्योरेट कर देते हैं। फिर जैसे केमिकल्स, डीडीटी जैसे केमिकल्स, ये क्या होते, ये सॉइल का पार्ट कैसे बनते हैं? थ्रू लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ये सॉइल का पार्ट बनते हैं एंड अल्टीमेटली ये क्या करते हैं? डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल। देन आता है आपका माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट क्या है? लाइक जैसे खदानों में जैसे आप कभी कोल की माइन होती है जिसमें हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? माइन डस्ट, रॉक टेलिंग, स्लैग एंड स्लैग। कभी कभार ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है, लाइक ओपन
माइनिंग की जाती है, उससे जो आसपास की सॉइल होती है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। माइन डस्ट मिक्स होने से, रॉक टेलिंग मिक्स होने से या स्लैग मिक्स होने से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। देन आता है आपका रेडियो न्यूक्लियाइड्स। रेडियो न्यूक्लियाइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ओर्स, या जब कभी मिनरल्स की प्यूरिफिकेशन होती है तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं, या जो माइंस जहाँ से आपको यूरेनियम मिलेगा, यूरेनियम माइंस, वहाँ पे रेडियो न्यूक्लाइड्स मतलब मिलते हैं। रेडियो न्यूक्लाइड्स क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, ओर्स में मिलेंगे, मिनरल प्यूरिफिकेशन जो आप करते हैं उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसमें मिलेंगे, और यूरेनियम माइंस में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये सॉइल में मिक्स हो जाएं तो अल्टीमेटली दे विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल। देन आता है मैन्योर। देखिए मैन्योर कैसे बनता है, मैन्योर मीन्स खाद, हिंदी में जिसको अगर मैं बोलूँगी खाद। मैन्योर कहाँ से बनता है, गार्बेज से, जैसे जो गंदगी होती है लाइक सब्जी के छिलके या फ्रूट्स के छिलके, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सीवेज से, स्लज से, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसके एक्सक्रीटा से क्या बनता है, मैन्योर। अब बेसिकली मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पैथोजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं मैन्योर में। पैथोजेंस मीन्स जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो पैथोजेंस ज़्यादा होने की वजह से ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्रॉप्स भी कंटामिनेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये जो क्रॉप्स अगर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स खाएंगे तो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लाइक जैसे गाय है या कोई शीप है, अगर वो यही क्रॉप खा लेगी जिसमें मैन्योर बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें पैथोजेंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो बीमार पड़ सकती है। या अगर ह्यूमन बीइंग्स ही ये क्रॉप को इंजेस्ट कर ले तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट इज़ योर फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का अगर एक्सेस यूज़ हम करें तो उससे क्या होती है, सॉइल डिटेरियोरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल में नाइट्रेट का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम लोगों में होता है, दैट इज़ मोस्टली ये छोटे बच्चों में होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बेसिकली क्या है, जब हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये नाइट्रेट जाएगा ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नाइट्रेट जाता है तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो एक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो इस नाइट्रेट को हार्मफुल नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया इस नाइट्रेट को हार्मफुल नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो लो हो जाता है। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लू कलर के पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी पे। ये मोस्टली किन में होता है, बेबीज़ में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लू कलर के पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक, सॉइल पोल्यूशन। हैव अ गुड डे।